ये है कि यूएसएसआर दिखाई दोबारा देना शुरू हो गया है। यूएसएसआर दिखाई दोबारा देना शुरू हो गया है, इससे मतलब क्या है? मतलब ये है कि रूस अब दुनिया को धमकाना शुरू कर रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम केवल यूक्रेन लेंगे, सब एक हो जाएगा। अब सब एक हो जाएगा, ये क्या कहानी है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस बात के मायने समझने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझने होंगे। चलिए आपके सामने एक घटना सुनाते हैं, फिर हम आपको यहां तक लेके चलेंगे। घटना सिंपल सी है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ी हुई घटना है। इतनी बड़ी घटना है कि यदि इस घटना को तमाम एंगल्स के साथ जोड़कर देखा जाए तो दुनिया के लिए इससे बड़ी चिंता की न्यूज़ और कोई हो नहीं सकती। दुनिया के लिए चिंता की न्यूज़ क्यों? क्योंकि रूस आक्रामक रवैया अपनाने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा रूस ने भी क्लियर कर ही दिया है, लगभग ऐसा मान लो। कैसे? चलिए मैं आपको एक न्यूज़ बताता हूं। एक अखबार एक न्यूज़ आपके सामने लिखी है। रूस की जो हॉकी टीम है, असल में हॉकी नहीं, आइस हॉकी टीम जो है, इसे किस नाम से जाना जाता है? भाई हॉकी तो हम सब भी जानते हैं, इंडिया का नेशनल गेम है, लेकिन आइस हॉकी जो बर्फ पर खेली जाती हो, उस हॉकी टीम को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है साथियों, रेड मशीन के नाम से, लाल मशीन के नाम से जाना जाता है। किसको? रूस की बर्फ पर हॉकी खेलने वाली टीम को आइस मशीन के, ये रेड मशीन के नाम से जाना जाता है। क्यों साहब रेड मशीन क्यों कहते हैं? रेड मशीन इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो ड्रेस है ना, वो एकदम रेड है और मशीन की तरह ये लोग खेलते हैं। मशीन की तरह खेलते हैं से मतलब वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में अगर दुनिया के अंदर टॉप 6 बड़ी टीम निकाली जाएं आइस हॉकी खेलने वाली, तो उसमें आज भी वर्ल्ड रैंकिंग में ये 3rd नंबर पर चल रहा है। नंबर 1 पर कौन चल रहा है? कनाडा चल रहा है। नंबर 2 पर फिनलैंड चल रहा है। नंबर 3 पर रशिया चल रहा है। तो साथियों ये जो सबसे टॉप टीम है दुनिया के अंदर ये खेलने वाली, उन टीमों में रेड मशीन के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन आप एक मैच देखें, जैसे कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि बर्फ पर खेल भी सकते हैं क्या, तो बर्फ पर मैं आपको मैच दिखाता हूं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप व्हाइट कलर का जो देख रहे हैं, असल में ये बर्फ है। आप इसे देखें, ये लोग बर्फ पर स्केट से चलते हुए, ये देखिए उससे बर्फ पर चलते हुए हॉकी खेल रहे हैं। आप देखें इस दृश्य को, अद्भुत दृश्य है। हम में से बहुत सारे लोगों को तो ये दृश्य देखते ही बहुत ज्यादा विहंगम लगता है। बर्फ पर जैसे स्केटिंग होती है ना, मतलब उस तरीके से मेरे प्यारे साथियों ये खेल रहे हैं। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं ना, ये जो कपड़े पहन करके, जिनके चड्डे तो लाल हैं लेकिन ऊपर जो पोर्शन पहन रखा है इन्होंने, ये सफेद है। पता है आपको ये कौन है? असल में ये रूस के खिलाड़ी हैं। रूस के खिलाड़ियों ने ये जो ड्रेस पहनी है, इस पर एक शब्द लिखा हुआ है, शायद आप देख करके पहचान जाएं। क्या लिखा हुआ है? CCCP। अगर आप नोटिस करें तो यहां पर इनके ऊपर देखिए लिखा हुआ है CCCP। अगर आपने नोटिस किया हो तो इनकी इस टी शर्ट पर एक वर्ड लिखा हुआ है CCCP। असल में ये जो CCCP है ना, ये एक्रोनिम है USSR का। असल में जो सोवियत रूस हम लोग बोलते हैं ना, उस सोवियत रूस को रिप्रेजेंट करने के लिए जब USSR हुआ करता था 1991 से पहले, उस समय USSR को CCCP के नाम से जाना जाता था। बोले मतलब ये है कि इन लोगों ने USSR की जर्सी पहन करके मैच खेला। इन्होंने लाल कलर वाली जर्सी जो खुद की है वो जर्सी नहीं पहनी जिस पर रशिया लिखा होता है। अब आप पूछेंगे इससे क्या ही फर्क पड़ जाता है गुरुजी? बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। अभी समझाएंगे, इस खेल के बारे में भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल केवल एक लाइन में यह समझ लीजिए कि अभी USSR कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करता। सोवियत रूस जिसे हम लोगों ने 1991 तक ही जाना था, 1991 के बाद में सोवियत रूस 15 देशों में टूट गया, उनमें से एक देश रूस बना था। आज अगर रूस की टीम USSR की टी शर्ट पहन के खेल रही है, इसका मतलब साफ है, ये रूस कहना चाहता है कि दुनिया वालों, जो 15 देश टूट गए थे 1991 में, वो एक भी हो सकते हैं। और अगर वो एक हुए तो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्या चुनौती है? कि साहब जो यूक्रेन है उसे बचाने के लिए जो अमेरिका जैसे देश कोशिश कर रहे हैं, उन 15 देशों में से एक देश यूक्रेन भी है, जिसे चाहते हैं कि वो नाटो में डाल लें, वो तो संभव हो नहीं पाएगा। हो सकता है कि रूस उसे मिला करके USSR बना ले। तो ये तो है इस लाइन का सीधा सा मतलब। चलिए थोड़ा सा मैं आपको खेल के बारे में भी बता देता हूं। खेल के बारे में इसलिए जानना जरूरी है
क्योंकि असल में ये खेल बहुत इंपॉर्टेंट खेल कहलाता है। यूरोप के अंदर इसकी बहुत बड़ी महत्ता है। आइए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताता हूं। ये जो CCCP करके आपने टी शर्ट देखी है, इसे आप लोग पहचान जाइए। असल में क्या हुआ, अब ये कहानी कहां की है, मैच कहां हो रहा था, घटना कहां की है, बताता हूं। असल में इन दिनों यूरो हॉकी टूर चल रहा है। यूरो हॉकी टूर क्या है साथियों? ये एक टूर्नामेंट है जो कि दुनिया की टॉप 6 जो वर्ल्ड और आइस हॉकी खेलने वाली टीम है ना, उनके अंदर जो यूरोपियन टीम है उनके द्वारा खेला जाता है। अब ये क्या मतलब हुआ, आइए मैं बताता हूं। असल में एक चीज तो ये समझिए कि जिनके यहां पर बर्फ जमती होगी वही लोग इस मैच को खेल पाएंगे। इंडिया वाले तो कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि इंडिया में अधिकांश जगह तो बर्फ है ही नहीं। फिर भी हम लोग गुलमर्ग वगैरह में खेलने भेजते हैं अपनी टीम को, आइस हॉकी को खेलने भेजते हैं। साथियों, दुनिया के अंदर टॉप 6 कंट्रीज जो आइस हॉकी यानी बर्फ में हॉकी खेलने के लिए जानी जाती हैं, उनमें नाम आता है कनाडा का, फिनलैंड का, अब आप देख सकते हैं मैप के अंदर भी, इसके साथ साथ रशिया का। ये तो 3 टॉप नाम है। इसके साथ साथ चेक रिपब्लिक का, चेक रिपब्लिक बोले तो ये यूरोप का एक देश है, चेक गणराज्य के नाम से जिसे आप जानते हैं। इसके अलावा USA का, यानी कि जो कुल मिलाकर के देश इस मैच को खेलते हैं उनके अंदर कनाडा, चेक रिपब्लिक, USA, फिनलैंड हो चुका है, और साथ में एक देश और है जिसका नाम है स्वीडन। ये दुनिया के 6 टॉप देश हैं। आप यहां देख सकते हैं, ये रहा फिनलैंड, ये रहा स्वीडन, ये रहा रशिया, और इसके सामने चले जाओगे तो पड़ जाएगा कनाडा, और थोड़ा ही नीचे पड़ गया आपके चेक रिपब्लिक। साथियों, ये जो टॉप देश हैं और साथ में अमेरिका, ये दुनिया के बिग 6 कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बिग 6 कंट्री कहलाते हैं। बिग 6 क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये आइस हॉकी के अंदर जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं। आइस हॉकी के अंदर इनका परफॉर्मेंस सबसे शानदार होता है। इस आइस हॉकी के अंदर जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन देश कौन कौन से हुए? देखिए, कनाडा तो नॉर्थ अमेरिकी देश हो गया, USA नॉर्थ अमेरिकी देश हो गया, बच गए 4 कौन कौन से बच गए? इधर देखिए, 4 देश जो बचे उनमें से फिनलैंड, रशिया, चेक रिपब्लिक और स्वीडन, ये 4 देश आपस में मिलकर के खेलते हैं। तो इसे यूरो कप के नाम से जाना जाता है। इसे जो आपने अभी देखा ना यहां पे, यूरो हॉकी टूर, यदि 4 यूरोपियन देश जो कि बिग 6 में से हैं, आप इस तरह से समझिएगा, ये बहुत बड़ा टर्म है। इन बिग 6 में से अगर ये 4 टॉप कंट्री आपस में मैच खेलते हैं तो इसे यूरो, ये जो आपने शब्द देखा है यूरो हॉकी टूर, यूरो हॉकी टूर के नाम से इसे जाना जाता है। यूरो हॉकी टूर दुनिया की इन टॉप 6 कंट्रीज के बीच में खेलने में से यूरोपियन कंट्रीज के बीच में खेले जाना वाला मैच है। इस यूरो हॉकी टूर का एक मैच रिसेंटली चल रहा था मॉस्को के अंदर। मॉस्को बोले तो रूस में चल रहा था। रूस में जब मैच चल रहा था तो उसमें मैच था फिनलैंड का। किसके साथ था? फिनलैंड वर्सेस रशिया का मैच था। फिनलैंड वर्सेस रशिया के मैच में रशिया के खिलाड़ियों ने जो टी शर्ट पहनी वो मैंने आपको दिखा दी, वो CCCP की टी शर्ट पहनी। ये टी शर्ट का एक अपने आप में सिंबॉलिक मैसेज है। मैसेज इसके बारे में पता सबसे पहले किसको चला, मतलब दुनिया को कैसे पता चला कि ये सब कारनामा हो रहा है? फिनलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई, कहा कि यह गलत है, इन लोगों ने वो टी शर्ट पहनी है जो कि USSR की हुआ करती थी, इन्होंने ये टी शर्ट पहन ली है। इस टी शर्ट के खिलाफ जब प्रोटेस्ट हुआ, पूरे ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया CCCP के ट्रेंड करते ही रशिया की तरफ से भी बयान आना लाजमी था। इन्होंने कहा, हाँ जी, हमने USSR की टी शर्ट पहनी है, इसलिए पहनी है क्योंकि हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में आज से 75 साल पहले कुछ अच्छा किया था। 75 साल पहले का मैंने पूरा इतिहास खोज लिया साथियों। मुझे एग्जैक्ट 75 ईयर पहले का कोई भी इस तरह का मुकाम नहीं दिखा, यानी हमारे 1947 के आसपास का हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मैंने खूब खोजा लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया कि इन्होंने 47 में कुछ किया था क्या। बस इन्होंने टी शर्ट पहन ली और एक बेतुका अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दे दिया 75 ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए किया है, जबकि ऐसा कुछ था नहीं इनके साथ। ठीक है, तो यह मुद्दा बहुत ज्यादा इस समय लाइमलाइट में है। जो विद्यार्थी वर्ड के बारे में थोड़ी कम नॉलेज रखते हैं, जो श्रोता कम जानकारी रखते हैं, वो जान लें कि दुनिया में पहले 2 बड़े देश हुआ करते थे।
दो बड़े देश में, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर। अमेरिका और यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीते तो एक ही साथ थे, लेकिन दोनों के बीच में हथियारों की रेस चली और जो ये वेपन्स की जो रेस चली, इसमें यूएसएसआर एक प्रकार से हार गया। हार इसलिए गया क्योंकि यूएसएसआर अपनी विचारधारा साम्यवादी को लेकर चल रहा था, वहीं अमेरिका पूंजीवादी व्यवस्था को लेकर चल रहा था। विचारधाराओं की लड़ाई में अमेरिका यूएसएसआर को तोड़ने में कामयाब हो गया और यूएसएसआर टूट करके साथियों 15 देशों में विभक्त हुआ। उन 15 देशों को आप यहां पर छोटे छोटे टुकड़ों में देख सकते हैं। ये सब देश इकट्ठे हुआ करते थे, तब यूएसएसआर होता था। अब इस यूएसएसआर का खत्म होने पर जो सबसे बड़ा हिस्सा इसका बचा है, दैट इज नॉन एज रशिया। जिस रशिया के कारनामे आपने सुने, ये कितना सिग्निफिकेंट है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। ये सिग्निफिकेंट इतना है साथियों कि रशिया यदि चाहे तो ये यूक्रेन का सफाया कर सकता है, क्योंकि दुनिया के लिए इन दिनों जो सबसे बड़ी टेंशन की बात बनी हुई है वो यूक्रेन बनी हुई है, क्योंकि रशिया इन दिनों यूक्रेन के किनारे पर डटा हुआ है और वहां पर अंदर की तरफ एंट्री कर रहा है। यूक्रेन को लेकर के ऑलरेडी बहुत ज्यादा तनाव है और रशिया के द्वारा यह किया जाना एक अपने आप में चिंता का विषय वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए बन चुका है कि कहीं रूस यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई करने का मैसेज तो नहीं भेज रहा है। ये था साथियों रशिया के द्वारा किया गया कारनामा। उम्मीद है आप लोगों को पता चले, तो उम्मीद है आप लोग कुछ बातें यहां पर जरूरी जान गए होंगे। पहली बात, रेड मशीन के नाम से इंटरनेशनल हॉकी के अंदर जो आइस हॉकी है, आइस हॉकी टीम है रशिया की, उसे जाना जाता है, रेड मशीन के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से उसके द्वारा जो कारनामे हुए वो आपको पता चल गए। इंटरनेशनल हॉकी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, बिग सिक्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी, यूरो आइस टूर के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी। ये सब चीजें संकलित करके रखिएगा, क्योंकि ये अब प्रभावी रूप से आपके किसी ना किसी प्रकार से जानकारी में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये 15 देश पहले से पता होंगे, कई बार मैंने बताए हैं, फिर भी आप एक बार के लिए इन पर नजर डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। क्लियर? चलिए आगे उन जानकारियों में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, तो इंडियन पॉलिटी एसएससी कैटेगरी के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ाई जा रही है। आप चाहें तो उसे डे 1 से ज्वाइन कर सकते हैं, पुरानी क्लासेस भी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, आप एसएससी कैटेगरी के अंदर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की क्लासेस भी मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके देख सकते हैं। यह एक फाउंडेशन बैच है, हर उस विद्यार्थी के लिए बहुत लाभदायक है जो कि जीके से डरता है, जिसे लगता है कि जीके में उसकी महारत होनी चाहिए। तो यह फाउंडेशन लेवल पर चलाया गया बैच है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सबके लिए उपयोगी है। इसकी फीस जो कि लगभग 5000 है, इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगाने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। साथियों, अंकित 10 रेफरल कोड से आपको रोजाना अनअकैडमी पर होने वाली जो मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस हैं वो भी देखने को मिलती हैं। फ्री स्पेशल क्लासेस मेरे द्वारा रोजाना 11:15 पे ली जाती है, जिसमें बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चंस इन दिनों हम डिस्कस कर रहे हैं। जो भी विद्यार्थी उस क्लास में उपस्थित होते हों, जो कि इंडियन पॉलिटी के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जिसके माध्यम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना भी सीखते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कुछ नया लर्न भी करते हैं, वो इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो क्लास ले रहे हैं, है ना। तो साथियों, ये क्लास आज भी है, इसमें आप इंडियन पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चंस हमारे साथ डिस्कस करेंगे। यदि कोई विद्यार्थी चाहता है यूपीएससी सेक्शन में हमारे साथ पढ़ना, तो उसके लिए नए बैचेस शुरू हो चुके हैं, 2022 और 2023 को ध्यान में रखते हुए चल रहे हैं। हाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ जुड़ करके पढ़ना, तो मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। आज की स्पेशल क्लास 11:15 पर रखी गई है, आप उसे निश्चित ज्वाइन करें। आपका समय शुभ हो, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।